हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि हमने नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है अपना उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इससे पिछले टॉपिक में हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए पढ़ा था कि पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब अपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके जो डाइपोल होंगे वो अरेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये हमने पढ़ा। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ऐसे इंसुलेटर होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स में कोई भी डाइपोल मूवमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सेंटर ऑफ नेट नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक ही जगह पे रहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर जो है वो एक ही जगह पे होता है। ठीक है, ये अपनों ने कुछ मॉलिक्यूल इसके शो किए, मान लीजिए अपनों ने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के। ये कब है? जब हमने इसको फील्ड नहीं लगाई हुई तब की कहानी है। सपोज पहले की तरह ही हमने एक स्लैब ली और उस स्लैब को हमने दो इन प्लेट्स के बीच में रख दिया, जो कि एक प्लस की चार्ज है एक माइनस की चार्ज है, उनके बीच में हमने इसको रख दिया इस तरह से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उनके अंदर यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या आ जाती है, चेंज आ जाता है। जिस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा एक तरफ हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा एक तरफ हो जाता है, यानी सेंटर ऑफ नेट नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो कुछ डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, हमारा चला जाएगा। जब हम फील्ड लगाएंगे तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा आपस में क्या हो जाएगा, किसी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। यानी पहले से डाइपोल नहीं है लेकिन उन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, एक दूसरे से दूर चला जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। यानी डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, वहां पे प्रोड्यूस नहीं कह सकते, इंड्यूस हो रहा है क्योंकि हमने बाहर से फील्ड लगा के ऐसा काम किया है इसलिए। ठीक है, तो जब भी हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। और पोलर को रखेंगे तो उसके अंदर जो डाइपोल है वो एक डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। ये प्लस का इधर क्यों चला गया, क्योंकि रिपेल होगा। माइनस का इधर क्यों आया, क्योंकि ये अट्रैक्ट होगा। पहले सेंटर ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे था, वो अब थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। ये पूरी इसकी अपनी टॉपिक है, इतना ही सिर्फ। बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा उस केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं नेट डाइपोल मूवमेंट। नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये अपने स्टडी करते हैं कि नेट डाइपोल मूवमेंट हम किसको कहेंगे। ठीक है, सपोज अपने पास में एक ये चार्ज है यहां पे,
माइनस क्यू प्लस क्यू। और एक और चार्ज है वो है इस तरह से माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी इस पॉइंट पे एक तो चार्ज, एक पॉइंट पे एक तो चार्ज है माइनस क्यू, एक है माइनस क्यू, यानी इस पे टोटल चार्ज है माइनस 2 क्यू, प्लस क्यू चार्ज है बी पॉइंट पे, प्लस क्यू चार्ज है सी पॉइंट। तो एक तो डाइपोल बनेगा AC और एक डाइपोल बनेगा AB। एक तो ये बन जाएगा अरेंजमेंट में माइनस क्यू, दो माइनस क्यू में से एक माइनस क्यू इसके डाइपोल बनाएगा और एक माइनस क्यू और प्लस क्यू ये वाला डाइपोल बनाएगा। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से क्या होती है? माइनस से प्लस होती है। तो माइनस से प्लस इसकी हुई, माइनस से प्लस इसकी हुई। इसका डाइपोल मूवमेंट सपोज है P1, इसका है मान लीजिए P2 और इन दोनों के बीच एंगल है मान लीजिए थीटा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट हम किसको कहेंगे? नेट डाइपोल मूवमेंट कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के वेक्टर सम को अपने बोलते हैं। आप लोग सभी समझते हैं इस बात को कि वेक्टर क्वांटिटीज का कौन सा सम होता है? वेक्टर सम होता है। तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा? ये आएगा R इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos ऑफ द एंगल थीटा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट का मतलब हमारे वहां पे 2 डाइपोल है, 3 डाइपोल मूवमेंट है, 4 डाइपोल है, वहां पे 5 है, कितने भी डाइपोल उस जगह पे हैं, उस वॉल्यूम में, उस एरिया में है, तो उन सब का वेक्टर सम जो करना है उसको क्या बोलते हैं? नेट डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। अगर 2 डाइपोल एक ही डायरेक्शन में हो, माइनस क्यू प्लस क्यू के साथ में फिर से यहीं पे ही माइनस क्यू और फिर प्लस क्यू, तो इस केस में ये एक ही डायरेक्शन में, ये है पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो दोनों डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा? दोनों का नेट डाइपोल मूवमेंट सीधा ही क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा P1 प्लस P2। न्यूमेरिकल में भी ये चीज यूज हो सकती है और वैसे भी अपने को कॉन्सेप्ट में भी यूज आएगी बी। तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? जितने भी वहां पे डाइपोल प्रेजेंट है उनका इंडिविजुअल मूवमेंट का वेक्टर सम जब अपने करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नेट डाइपोल मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो नेट डाइपोल मूवमेंट भी कैसी क्वांटिटी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वेक्टर का सम क्या होता है? वेक्टर ही होता है। ठीक है, अब देखिए अपने पास में टर्म आती है, वो टर्म है पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पोलराइजेशन वेक्टर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है P नेट अपॉन V। पोलराइजेशन वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन ए पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोलराइजेशन, नेट पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। यानी हमारे पास में कोई भी अपना चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा? वहां पे डाइपोल्स उसकी डायरेक्शन में अलाइन होंगे, या फिर हो सकता है कोई डाइपोल अलाइन ना हो तो इस तरह से रहेगा डाइपोल। जैसे ये मैंने एक डाइपोल को दिखाया, ये मान लो इसका माइनस चार्ज है, ये कौन सा है? प्लस चार्ज है। इस तरह से यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज है। तो नेट डाइपोल मूवमेंट बनेगा उसके वॉल्यूम में। नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन वेक्टर। नेट डाइपोल मूवमेंट का मतलब मैंने अभी आपको समझाया, वेक्टर सम करेंगे सभी का, जितने भी उसके अंदर बने। मान लो ये है, इसके पूरे वॉल्यूम में कितना बना डाइपोल मूवमेंट, पूरा हमने निकाल लिया, उसको वॉल्यूम से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन वेक्टर बोलेंगे। सो पोलराइजेशन इज, वेक्टर इज नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट। अब चाहे कैसा भी सब्सटेंस हो,
ये जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है, ये आज का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पी नेट क्यों बनेगा, क्योंकि प्रत्येक डाइपोल के ऊपर क्या लगेगी, एक टॉर्क लगेगी जिसकी वैल्यू होगी पीई साइन थीटा। इस टॉर्क की जो ये टॉर्क होगी ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, ई के प्रोपोर्शनल होगी। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगी, ई के प्रोपोर्शनल होगी। टॉर्क ज्यादा लगेगी तो संभावना ये है कि ज्यादा डाइपोल जो है वो हमारे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ज्यादा अलाइन होंगे, और जब वो ज्यादा अलाइन होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ज्यादा लगाई, टॉर्क भी ज्यादा लगेगी डाइपोल्स पे। जब ये ज्यादा लगेंगी, टॉर्क ज्यादा होगी, तो ज्यादा अलाइन होंगे क्या हमारे डाइपोल, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या बनेगा, हायर बनेगा, ज्यादा बनेगा। और नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा बनेगा तो यहां पे पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए क्या कहा जाता है कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने अप्लाई किया फील्ड उसके क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। उसके बाद हमारी टर्म आती है, ये तो हमने पहली टर्म पढ़ी, पोलराइजेशन वेक्टर। 1 मार्क्स में इसको बहुत बार पूछा गया है कि पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, पी नेट अपॉन क्या होता है, वी होता है, वॉल्यूम होता है। ओके। उसके बाद P की प्रॉपर्टी होती है पोलराइजेशन वेक्टर की कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो फील्ड हमने अप्लाई की उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद एक चीज और आती है, वो है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ये क्या होती है, देखिए अगर हमने दो अलग अलग मटेरियल लिए, मान लो एक हमने लिया प्लास्टिक और एक हमने लिया मान लीजिए रबर, दो अलग अलग हमने मटेरियल लिए, दोनों को हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यानी ई की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो क्या दोनों के लिए पी की वैल्यू सेम होगी? आंसर है नहीं, क्योंकि जो टॉर्क थी वो सिर्फ जो टॉर्क थी वो केवल ई पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि पी कितना है, इन डाइपोल मोमेंट कितना है और किस एंगल पे वो ओरिएंटेड है, किस एंगल पे वो ओरिएंटेड है। तो इसलिए यहां पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दो अलग अलग मटेरियल हैं, उन दोनों में जो डाइपोल मोमेंट होंगे इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल में बनेंगे वो एक जैसे नहीं बनेंगे, यानी उन दोनों पे टॉर्क एक जैसी नहीं लगेगी। अगर आपने ई भी एक जैसा लगाया है तो उन दोनों पे टॉर्क एक जैसी नहीं लगेगी, और जब उन दोनों पे टॉर्क एक जैसी नहीं लगेगी तो उनका पी नेट भी एक जैसा नहीं होगा। इसलिए जो हमारा P है वो प्रोपोर्शनल जरूर होता है E के, लेकिन वो इक्वल किसके होता है, P जो है दैट इज इक्वल टू ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट काई ई। इस तरह से जो x होता है अपना उसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके यूं स्ट्रेट सा बनाना है, ये है किसका, काई ई। ठीक है, काई ई इंटू ई। तो काई ई हमको क्या बताता है, काई ई हमको ये बताता है जिस मटेरियल के लिए काई ई यानी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जिस मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो पोलराइजेशन होगा वो बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, और जिसके लिए काई ई की वैल्यू कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे पोलराइजेशन ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं होगा। दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो काई ई क्या होता है, काई ई होता है पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज काई ई फॉर दैट मटेरियल।
काई ई डिपेंड्स ऑन मटेरियल, जो हमने डाइलेक्ट्रिक यूज किया है उसका मटेरियल कैसा है इस चीज पे वो क्या करता है, काई ई डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, पोलराइजेशन, नेट पोलराइजेशन वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि नेट जिस डायरेक्शन में बनेगा माइनस से प्लस में बनेगा नेट, उस डायरेक्शन में क्या होगी, पी की वैल्यू भी होगी। पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि फील्ड ज्यादा लगाएंगे तो टॉर्क ज्यादा लगेगी, उससे पोलराइजेशन, नेट पोलराइजेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, पी की वैल्यू ज्यादा। लेकिन दो अलग अलग मटेरियल लें तो दोनों मटेरियल के अंदर एक मटेरियल ऐसा है जो कि फील्ड लगाने से ज्यादा अच्छे से अलाइन हो गए उसके डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और एक मटेरियल ऐसा है जिसके अच्छे से अलाइन नहीं होंगे। तो ये चीज जो मटेरियल पे डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं, काई ई, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज पोलराइजेशन वेक्टर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करें रबर और प्लास्टिक पे, तो जिसके अंदर पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसका काई ई भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दीज टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद अपना आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनदर वन, छोटे छोटे टॉपिक है ये, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हालांकि ये फर्स्ट चैप्टर में भी था लेकिन अपने को इसको दोबारा से भी पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं या के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन ए मीडियम, इन एयर आएगा, सॉरी ऊपर, इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम मीडियम। भी सपोज अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना है, मान लीजिए वाटर के लिए, या मान लीजिए अपने को लिखना है रबर के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी कि दो चार्जेस हैं, अगर उनके बीच में दो चार्जेस हैं, अगर उनके बीच में एयर है तो मान लो उनके बीच फोर्स लगती है 10 न्यूटन। लेकिन जब उनके बीच में अपने रख देते हैं मीडियम, यानी कि जब उनके बीच में अपने रख देते हैं रबर, तो उनके बीच में रबर को रखने से क्या होगा, इसका भी पोलराइजेशन हो जाएगा, फील्ड वहां पे लगेगी। फिर से मैं थोड़ा धीरे बताता हूं आपको, रुकिए एक बार। सपोज ये अपना एक चार्ज है Q, ये दूसरा चार्ज है, सपोज इसकी वैल्यू है 5 की, दोनों के बीच कुछ फोर्स लग रही है। हमने क्या किया, जो फोर्स लगी उसकी वैल्यू हमने सपोज कैलकुलेट कर ली, F एयर जो है, जब एयर था दोनों के बीच में, तो मान लो उसकी वैल्यू आई अपनी 10 न्यूटन। ओके, अब हमने इसके बीच में क्या भर दिया, पेपर भर दिया या कोई भी चीज मटेरियल भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो अब मान लीजिए जो फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लगी वो लगी मान लीजिए 5 न्यूटन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब अपने मीडियम भरेंगे तो मीडियम का क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था पोलराइजेशन हो जाएगा, यानी मीडियम खुद भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। मीडियम खुद भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, जिस वजह से उसके अंदर भी एक फील्ड जो है वो बनेगी जो एक्चुअल फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी, जैसा हमने पीछे पढ़ा। उस केस में हमारा जो एप्सिलॉन आर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 10/5 इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। मीडियम यानी कि डाइलेक्ट्रिक, उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, एयर और मीडियम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, क्योंकि मीडियम को भरने से मीडियम भी पोलराइज होने की वजह से चार्ज हो जाता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था जब हमने पढ़ा कि फील्ड को रखने से क्या होगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फील्ड में रखने से। खैर स्टूडेंट्स, यहां से अपने देखें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर सेम डिस्टेंस पे सब कुछ सेम है,
यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमने दोनों चार्ज को उसी डिस्टेंस पे रखा है, दोनों चार्ज की वैल्यू भी क्या है, सेम है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो आएगी एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपको ध्यान रखना कि अगर परमिटिविटी के अकॉर्डिंग अपने लिखे तो ये लिखा जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। इस तरह से लिखा, permittivity of medium divided by permittivity of air is known as epsilon r. That means it is dielectric constant. ठीक है, तो जब भी अपने को एप्सिलॉन को रिप्लेस करना है तो एप्सिलॉन को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन r मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन। और एक चीज आपको और बताऊं, एप्सिलॉन r को इसीलिए ही रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है क्योंकि ये एक की परमिटिविटी का दूसरे के साथ में क्या देता है, अपने को रिलेशन देता है, इसलिए इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा वो 1 से बड़ी होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जो है फोर्स कब लगती है दो चार्ज के बीच में, जब वो एयर में रखे जाए। तो ये ऊपर जो है वैल्यू हमेशा इससे क्या होगी, बड़ी होगी, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। यहां से भी देख सकते हैं सबसे कम जो रेजिस्टेंस देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को वो एयर होता है, बाकी मीडियम सभी जो है वो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा देते हैं, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होगी, इसलिए हमेशा ही एप्सिलॉन आर जो है वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा। ये पूरा यहाँ तक जो है पार्ट जो अपना पोलराइजेशन का है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में है, ये कंप्लीटली यूज होगा अपना कैपेसिटर वाले चैप्टर में। अब अपने इसको कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। वहां पे आप लोग देखेंगे कि जब अपने कैपेसिटेंस निकालेंगे तो हम एप्सिलॉन को इससे रिप्लेस करेंगे। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि हम एप्सिलॉन को क्या करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।